हेडिंग डालते हैं अपन मेटलर्जी ऑफ कॉपर। कॉपर की मेटलर्जी अपने को स्टार्ट करनी है, ठीक है ना। तो कॉपर की जो मेटलर्जी है, ठीक है ना, वो हमने इसके कल देखे थे, ओर्स बताए थे मैंने आपको, है ना। आपको अगर याद हो तो मैंने कुछ ओर्स बताए थे कल आपको। ओर्स में सबसे पहले मैंने बताया था कॉपर पायराइटिस CuFeS2, ठीक है। फिर उसी को कॉपर पायराइटिस के ऊपर बोलते हैं चेल्कोपायराइटिस। फिर मैंने बताया था Cu2S, है ना, कॉपर ग्लास या चेल्कोसाइट। फिर मैंने बताया था आपको क्यूप्राइट या रूबी कॉपर Cu2O, ठीक है। फिर मैंने बताया था मेलेकाइट ग्रीन CuCO3.CuH2, और फिर मैंने बताया था एज्यूराइट 2CuCO3.CuH2, ये मैंने बताए थे। अब देखो सुनो बेटा, हमारा जो मेटलर्जी ऑफ कॉपर है वो अपन बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम CuFeS2। हमें कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है कॉपर पायराइटिस से। किससे एक्सट्रैक्ट करना है? कॉपर पायराइटिस से, ठीक है ना। तो अब कॉपर पायराइटिस से अपन कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, सुनिए। तो अपन बात करते हैं कि स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी। तो मेटलर्जी के अगर स्टेप देखें अपन, तो मेटलर्जी के स्टेप में आपको क्या देखना है इसमें, सुनो। सबसे पहला स्टेप होता है आपका क्रशिंग या ग्राइंडिंग ऑफ ओर। हम ओर को क्रश या ग्राइंड करेंगे, ये हमने सीखा था। क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि ओर का जो सरफेस एरिया वो राइज हो जाएगा पार्टिकल का, उससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगी, ज्यादा आएगी। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग के बाद सेकंड देखिए, हम करेंगे इसका कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन करेंगे, बोलो किससे? बाय फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। बाय फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। क्यों करेंगे? देखो ये सल्फाइड हो रहे, ध्यान दीजिए। कॉपर पायराइटिस का कंसंट्रेशन किससे किया जाएगा? फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से। क्यों किया जाएगा? सल्फाइड हो रहे, ठीक है। कंसंट्रेशन के बाद देखिए, अब हमें कैल्सिनेशन करना है या रोस्टिंग करना है, बताओ। अब हमें कैल्सिनेशन करना है या रोस्टिंग करना है, कौन बताएगा? कैल्सिनेशन करेंगे या रोस्टिंग? रोस्टिंग करेंगे। क्यों करेंगे रोस्टिंग? क्योंकि देखो इसमें ऑक्सीजन नहीं है ना, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ऑक्सीजन इसमें डालनी है। तो ऑक्सीजन डालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसकी करते हैं रोस्टिंग, ठीक है। तो रोस्टिंग देखो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। अब अपन बात करते हैं रोस्टिंग। तो रोस्टिंग का मतलब क्या होगा? रोस्टिंग का मतलब होगा हीटिंग ऑफ ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। इस तरह से करेंगे अपन, ऑक्सीजन की एक्सेस में करेंगे। तो देखो इससे क्या होगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो इम्प्योरिटीज ऑफ फॉस्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी और ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे देखो सुनो, ये फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया इसने, कन्वर्ट हो गया अपने ऑक्साइड P4O10 के अंदर। सल्फर है, सल्फर ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, कन्वर्ट हो गया SO2 के अंदर। आर्सेनिक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, क्या बन गया? AS2O3, है ना। एंटीमनी है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, क्या बन गया? Sb2O3, ठीक है ना। देखिए अभी जो मैंने हेडिंग डाली है वो डाली है मेटलर्जी ऑफ कॉपर। तो कल मैंने आपको कॉपर के कुछ ओर्स बताए थे, है ना। उसमें सबसे अच्छा कॉपर का ओर जो होता है वो होता है कॉपर पायराइटिस, ठीक है। तो कॉपर पायराइटिस एक सल्फाइड ओर है। कॉपर पायराइटिस से हम कैसे कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं ये हमें सीखना है। स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी में सबसे पहला स्टेप होगा क्रशिंग या ग्राइंडिंग ऑफ ओर या पल्वराइजेशन, ठीक है ना। हम उसको पल्वराइज कर लेंगे, फिर उसका करेंगे कॉन्सेंट्रेशन। अगर ये सल्फाइड ओर है
तो हम इसका किससे करेंगे, सल्फाइड और है ये, तो सल्फाइड और होने के कारण हम इसका कर देंगे फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है ना। फिर करेंगे रोस्टिंग। तो रोस्टिंग में हम क्या करते हैं, हिटिंग ऑफ ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो इससे क्या होगा, इंप्योरिटीज ऑफ फॉस्फोर, सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड की फॉर्म में वहां से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, ठीक है ना। तो ये ऑक्साइड यहाँ से क्या होंगे, ये वोलाटाइल ऑक्साइड बनेगी और ये यहाँ से आपके एस्केप हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं अपन। एक बार आप इतना नोट कर लीजिए, आगे बात करते हैं। हाँ जी, अब देखो सुनो बेटा, अब जो नेक्स्ट बात है ना वो समझने की कोशिश करते हैं। आपने अगर नोट कर लिया हो तो आगे चलते हैं। चलो इंप्योरिटीज तो चली गई, अब जो कॉपर का ओर है उस पे क्या फर्क पड़ा वो देखते हैं अपन। तो देखो क्या, सुनो, ये जो CuFeS2 है, इसको ऑक्सीजन के साथ हीट किया, हीट करने पे देखो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu2S FeS प्लस SO2, ठीक है ना। तो यहां से अगर अपन इसमें देखें तो देखो क्या होगा, सुनो, इस रिएक्शन को अगर आप समझने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, देखिए आप इसको ऐसे सोचिए, ये मैंने कल बताया था, ये क्या होता है, ये होता है Cu2S डॉट Fe2S3, ऐसा कुछ होता है। हम इसको ऑक्सीजन के साथ हीट कर रहे हैं, ठीक है। हीट करने पे देखो क्या होगा, कॉपर का सल्फाइड वैसे ही पड़ा रहा, आयरन का सल्फाइड ये हो गया, ठीक है, और 2 सल्फर है वो इसके साथ आ गई। अब बात को थोड़ा यहां ध्यान से समझना, जो मैं समझा रहा हूं ध्यान दीजिए। एक्चुअली क्या होता है कि जो एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन है, ये समझे आप, सबसे ज्यादा सल्फर की है, फिर Fe की है, और फिर आपकी कॉपर की। इसको समझे थोड़ा, देखो बेटा, ऑक्सीजन और सल्फर दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, एक ही परिवार के हैं। तो ऑक्सीजन पर सबसे पहला अधिकार किसका होगा, सल्फर का होगा। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम याद कीजिए एक ही ग्रुप के हैं, तो सबसे पहला तो सेलेनियम, उसके बाद Fe और कॉपर। Fe कंपैरेटिवली मोर रिएक्टिव मेटल होता है, आप लोगों ने पढ़ा हो तो कैसे पता लगता है, आपने अगर देखो घर पे हमारे पास Fe की भी ऑब्जेक्ट है और कॉपर की भी ऑब्जेक्ट है, रस्ट पहले किस पे लगता है, जंग पहले किस पे लगता है, Fe पे या कॉपर पे, किस पे लगता है बताएं। Fe पे लगता है ना। तो Fe जो है वो क्या है आपका, वो मोस्ट रिएक्टिव है, किन में, इन दोनों में। और सल्फर ज्यादा क्यों बोला मैंने, सल्फर इसलिए मैंने ज्यादा बोला कि बेटा सल्फर और ऑक्सीजन तो दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, ठीक है ना। तो एक ही ग्रुप के एलिमेंट होने के कारण क्या होगा आपका, अपन ऐसा कह सकते हैं कि सल्फर भी इस तरह से हो गया। तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन मिलेगी सल्फर को, फिर मिलेगी Fe को, फिर मिलेगी कॉपर को। तो अभी तो आप ध्यान दीजिए, ये जो मैंने लिखा Cu2S Fe2S3, एग्जैक्टली इसको अगर आप साथ में लिखोगे तो ये हो जाएगा Cu2S4 Fe2, यानी यही है, ठीक है। तो इसमें देखो ज्यादातर ऑक्सीजन किसके पास चली गई, इसके पास चली गई, ध्यान दीजिए SO2 के पास चली गई। रीजन समझ में आया ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या बोला, एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए किसकी ज्यादा है, सल्फर की। क्यों ज्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट है साहब, ठीक है ना। अब देखो सुनो, ये इसकी होती है मेन रिएक्शन, ये इसकी क्या है, मेन रिएक्शन है। कुछ थोड़ी बहुत लेटरल रिएक्शन भी हो सकती है। तो लेटरल रिएक्शन में ऐसा हो सकता है कि जैसे ये आपका Cu2S बना हुआ है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऐसा बना दे,
Cu2O प्लस SO2। FeS ये भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बना दे FeO प्लस SO2। ठीक है, बट मेन रिएक्शन अभी भी ये तो बहुत ही माइनर अमाउंट में होती है, ना के बराबर समझो आप। तो आप लोगों को जब जनरल मेटलर्जी पढ़ा रहे थे तो हमने वहां एक सीखा था कि जनरली रोस्टिंग मेटल ऑक्साइड को जनरेट करता है, बट यहाँ मेटल ऑक्साइड ज्यादा जनरेट नहीं हो रहा। ज्यादा जनरेट क्या हो रहा है, कॉपर और आयरन के सल्फाइड जनरेट हो रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है वो सल्फर के लिए ज्यादा है। तो पहले जब तक सारा सल्फर नहीं हटेगा ना, तब तक कॉपर और इनके ऑक्साइड बनना तो बहुत ही मुश्किल है। ये बात समझ में आई? वापिस सुन लीजिए। जनरली हम रोस्टिंग करते हैं मेटल सल्फाइड के लिए। रोस्टिंग का मतलब हमारा ये होता है कि गिवन जो सल्फाइड हो रहे हैं हम उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना चाहेंगे। ठीक है ना? तो कॉपर के केस में थोड़ा मामला अलग है। कॉपर के केस में क्या होता है कि मेटल ऑक्साइड तो बहुत ही कम बनता है, मतलब ना के बराबर, लेस देन 1%। मेटल सल्फाइड ज्यादा बनता है। देखिए ये रीजन इसका ये है कि ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी सल्फर की ज्यादा है सबसे। ठीक है, क्यों ज्यादा है? क्योंकि ऑक्सीजन सल्फर एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, तो भैया एक ही परिवार के जो मेंबर होते हैं उनमें एफिनिटी होगी। फिर Fe कॉपर में Fe की ज्यादा है एंड देन कॉपर की ज्यादा है। ठीक है ना? तो देखो मेन रिएक्शन चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है ना? तो ये तो इनके बने सल्फाइड, ये बन गया ऑक्साइड। कुछ लेटरल रिएक्शन ये भी हो सकती है, लेकिन ये ना के बराबर है, माइनर, लेस देन होती है। ठीक है ना? तो रोस्टिंग के अंदर हमने ये सीखा। रोस्टिंग में क्या क्या हुआ, इंप्योरिटीज हट गई। किस किस की? फास्फोरस की, सल्फर की, आर्सेनिक की, एंटीमनी की। और जो आपका कॉपर बाराइटिस था उसका मोस्ट ऑफ पार्ट कॉपर और आयरन के सल्फाइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना? और SO2 बनाइए। समझ में आ गई बात यहाँ पे? ये इसको आप नोट कर लें। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्मेल्टिंग पर। अब चलते हैं अपन स्मेल्टिंग पर। स्मेल्टिंग पे देखो क्या करेंगे अपन। स्मेल्टिंग में अपन लेते हैं रोस्टेड ओर। ठीक, जो अभी हमने रोस्टिंग कर दिया उसमें अपन मिलाएंगे कोक। स्मेल्टिंग का मतलब ही क्या होता है, कोक के साथ। फिर मिलाएंगे इसमें सिलिका और इसको हीट करेंगे इन ब्लास्ट फर्नेस। इन ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है ना? तो बेटा हमने क्या किया, रोस्टेड ओर लिया प्लस कोक प्लस सिलिका और ब्लास्ट फर्नेस में इसको हीट करेंगे। तो होता है क्या, ध्यान दीजिए। देखो सबसे पहले जो थोड़ी बहुत Cu कॉपर को ऑक्सीजन मिली वो वापस आयरन इससे छीन लेगा साहब। ठीक है ना? क्यों छीन लेगा? क्योंकि अपन क्या कह रहे हैं इसके अंदर कि ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी आयरन की भी क्या है, कॉपर से ज्यादा है। तो इसको मिल गया ये और ये चला गया इसके पास। ऐसा अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको अगर 11 ढंग से आपने की है तो कॉपर यहाँ प्लस स्टेट में और कॉपर का +1 स्टेट में जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 3s2 3p6 3d10। तो सूडो इनेट कॉन्फ़िगरेशन आया। सूडो इनेट कॉन्फ़िगरेशन में d ऑर्बिटल के कारण पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, तो वो बड़े एनायन को प्रेफर करेगा। ऑक्साइड या सल्फाइड में से किसको प्रेफर करेगा? सल्फाइड आयन को। इसलिए कॉपर जब तक उसको सल्फर मिल रहा है तब तक उसी को प्रेफर करेगा। आप ही सुन लो, हमने क्या बोला, ये एफिनिटी है। तो जो थोड़ा बहुत मिला लेस देन 1% वो वापस इसके साथ रिएक्ट करता है और ये करके फिर प्लस में चला गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कॉपर +1 का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3s2 3p6 3d10। तो ऐसा जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है सूडो इनेट कॉन्फ़िगरेशन। d ऑर्बिटल की प्रेजेंस के कारण उसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है, तो वो ऐसे एनायन को प्रेफर करेगा जिसका साइज बड़ा है। अब ऑक्साइड बड़ा या सल्फाइड बड़ा, ये हमने पहले भी सीखा था। तो सल्फाइड बड़ा है भैया, तो सल्फाइड के साथ चला गया। अब देखिए ये जो FeS है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और बना देगा FeO प्लस SO2। ठीक है, तो यहाँ बन गया फेरस ऑक्साइड। ये जो फेरस ऑक्साइड है ये सिलिका के साथ कंबाइंड होता है और कंबाइंड होकर बना देगा FeSiO3। ये बन गया फेरस सिलिकेट। ठीक है, इस फेरस सिलिकेट को अपन क्या बोल रहे हैं, ये बन गया स्लेग बन गया। तो पहले इतना आप नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं।
हेलो, तो बेटा यहां तक आपने नोट कर लिया। आप एक रफ कॉपी रखा करें ना, कोशिश किया करें लिखने की, ताकि आपको कुछ याद भी होगा, लर्न होगा। एक तो ये याद करें आप, है ना। तो जब हम स्मेल्टिंग कर चुके होंगे ना, तो बेटा स्मेल्टिंग में आपका मोस्ट ऑफ आयरन का जो पार्ट है वो फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, सिलिका से कंबाइंड हुआ और फेरस सिलिकेट की फॉर्म में वहां से हटता गया। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। जनरली हम स्मेल्टिंग एक मेटल ऑक्साइड के रिडक्शन के लिए करते हैं, बट उसमें कॉपर ऑक्साइड तो अभी तक एक तरह से ना के बराबर बना है, क्योंकि ये रिएक्शन तो बहुत ही कम हुई है, ठीक है ना। तो कॉपर के केस में स्मेल्टिंग हम इंप्योरिटी को हटाने के लिए करते हैं। सुनो मेरी बात, देखो रोस्टिंग हमने की तो हमें मेटल ऑक्साइड नहीं मिला, बल्कि हमें मेटल सल्फाइड मिला। उसका रीजन ये था कि ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी सल्फर की ज्यादा थी, कॉपर और एफ की कम थी। तो कॉपर और एफ तो सल्फर से काम चलाना पड़ रहा है, तो जनरली हम रोस्टिंग ऑक्साइड बनाने के लिए करते हैं, बट ऑक्साइड तो मिला नहीं। अब जब ऑक्साइड मिला ही नहीं तो यहाँ आप रिडक्शन किसका करोगे, ठीक है ना। तो स्मेल्टिंग में ध्यान रख लेना कि हम मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन नहीं कर रहे, बल्कि हम यहाँ स्मेल्टिंग किस लिए कर रहे हैं, फॉर द रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज ऑफ आयरन ऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ फेरोसिलिकेट। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है ये, ठीक है ना। तो कॉपर की मेटलर्जी थोड़ी अलग तरह की है। चलिए अब देखो, सुनो, अब अगर अपन इससे आगे चले तो जब स्मेल्टिंग खत्म होगी, देखो एट द एंड ऑफ स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग जब हम खत्म कर रहे हैं, सुनिए क्या होगा। स्मेल्टिंग के एंड पर एक मोल्टन मास मिलता है। मोल्टन मास में देखो क्या होता है, Cu2s मेजर, ठीक है, और थोड़ा बहुत FeS माइनर हो सकता है। इस मोल्टन मास को अपन बोलते हैं कॉपर मेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कॉपर मेट बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आता रहता है कि मोल्टन मास में मेन पार्ट कौन सा है, कौन है, Cu2s है। मोल्टन आपका जो मोल्टन मास यानी कॉपर मेट में मेन कौन है, ठीक है, Cu2s है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं अपन, बेसेमराइजेशन। तो बेसेमराइजेशन में अपन क्या करेंगे, देखो कॉपर मेट लिया, उस कॉपर मेट में हमने क्या किया, सिलिका मिलाई, ठीक है, और उसको हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये हम करते हैं, एक फर्नेस होती है बेसेमर फर्नेस के अंदर, किसमें करते हैं, बेसेमर फर्नेस के अंदर इसको हीट करेंगे। तो अब देखो क्या होगा, सुनो, अब इसमें ध्यान दीजिए, हुआ क्या कि अगर थोड़ा बहुत अभी भी FeS पड़ा है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, वो कन्वर्ट हो गया FeO प्लस SO2 के अंदर। ये जो FeO है, ये आपने जो सिलिका मिलाई फेरोसिलिकेट के साथ, मतलब ये FeO इसके साथ कंबाइंड हुआ और स्लेग बन के हट गया। तो देखो मोस्ट ऑफ SO2 हट गई थी रोस्टिंग में, मोस्ट ऑफ आयरन हट गया। अब सल्फर भी गया, आयरन भी गया, अब बारी आई कॉपर की। तो देखो अब जो ये Cu2s है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ये बनाएगा Cu2O प्लस SO2, ठीक है। और ये जो Cu2O बना, ये C2S से कंबाइन होगा और बना देगा Cu प्लस SO2। याद कीजिए ये आपको मैंने पढ़ाया था सेल्फ रिडक्शन, मैंने बताया था क्यों होंगे पंजाबी। तो देखो ये सेल्फ रिडक्शन हो रहा है। तो क्वेश्चन आता है कि कॉपर की मेटलर्जी में सेल्फ रिडक्शन कौन से स्टेप में होता है, तो वो स्टेप है बेसेमराइजेशन, ठीक है ना। सेल्फ रिडक्शन कौन से स्टेप में हो रहा है, बेसेमराइजेशन के अंदर हो रहा है। तो अब ये जो कॉपर मिला, ठीक है ना, ये मोल्टन स्टेट में होता है। ये जो कॉपर है ये मोल्टन स्टेट में, ये कॉपर जो है
वो है मोल्टन स्टेट के अंदर। तो मोल्टन स्टेट के अंदर क्या होगा, जगह होगी, स्पेस होगा। तो ये जो SO2 है वो इसमें डिसोल्व हो जाएगी, है ना। तो होगा क्या कि SO2 इज डिसोल्व्ड इन मोल्टन कॉपर। ठीक है। अब जब अपन इस मोल्टन कॉपर को ठंडा करेंगे, कूलिंग करेंगे, कूलिंग करेंगे तो वो क्या होगा कि वो मोल्टन से सॉलिड स्टेट में आएगा। पार्टिकल जब पास पास आएंगे स्पेस कम होगा, तो क्या होगा कि जो SO2 डिसोल्व हुई थी वो रिलीज होनी शुरू हो जाएगी। तो रिलीज होने से क्या होगा कि कॉपर की सरफेस पर इस तरह से ब्लिस्टर बन जाएंगे। इसको बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर। इसको क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर कॉपर। तो ब्लिस्टर कॉपर में क्या होता है, किससे बनता है वो, एस्केप ऑफ SO2। ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि ब्लिस्टर कॉपर कैसे बना, बाय द रिलीज ऑफ SO2। अच्छा, ब्लिस्टर कॉपर जो है वो 98% प्योर है। इसका मतलब अभी भी इसके अंदर 2% इम्प्योरिटी है, अभी भी इसके अंदर 2% इम्प्योरिटी है। ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है ना। वापिस सुन लो, जब हमने स्मेल्टिंग खत्म की तो हमें मोल्टन मास मिला। उस मोल्टन मास को अपन नाम देते हैं कॉपरमेट। कॉपरमेट में मेन तो होता है Cu2S और थोड़ी बहुत अमाउंट में होता है FeS। ये मेजर है, ये माइनर है। अब इस मोल्टन मास यानी कॉपरमेट को लिया, उसमें सिलिका मिलाई और बेसेमर फर्नेस में ऑक्सीजन की वजह से हीटिंग करना शुरू करते हैं। तो क्या होता है कि थोड़ा बहुत अभी भी अगर FeS बचा है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, FeO बन गया, SO2 बन गया। ये फेरस ऑक्साइड सिलिका के साथ कंबाइंड हुआ, बन गया फेरस सिलिकेट, बन गया। अब सारा आयरन चला गया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी सल्फर चली गई, तो उसकी बारी आई बेचारे की। तो Cu2O और SO2, जैसे ही थोड़ा बहुत ऑक्साइड बना, वो ऑक्साइड इसके साथ कंबाइंड होकर बना देगा कॉपर एंड SO2। तो ये सेल्फ रिडक्शन है। तो कॉपर का जब एक्सट्रैक्शन करते हो तो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे हम जब स्मेल्टिंग कर रहे थे तो वो तो आयरन ऑक्साइड की इंप्योरिटी हटाने के लिए कर रहे थे। तो यहाँ कॉपर कब मिल रहा है आपको, ड्यूरिंग बेसेमराइजेशन, ठीक है ना। अब ये जो कॉपर है वो आपको मिलेगा मोल्टन स्टेट में। तो मोल्टन स्टेट में जो कॉपर है उसमें SO2 डिसोल्व होती है। जब आप ठंडा करोगे SO2 रिलीज होके बाहर आएगी, तो उसकी सरफेस पे कुछ ब्लिस्टर बन जाएंगे, फफोले बन जाएंगे। इसको बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर, जो 98% प्योर है और 2% इम्प्योर है। ठीक है। अब लास्ट अपन चलते हैं, ये नोट कर लो एक बार आप। हाँ भैया, चलिए आगे देखिए। एक बार मैं इसको पूरे को नट सेल में वापस रिकॉल कर दूंगा, ठीक है ना। अब देखो, अब अपने को फाइनली क्या करना है, अब पहुंचते अपन प्यूरिफिकेशन पर। तो प्यूरिफिकेशन में देखो, हम सबसे पहले ऑप्ट करेंगे पॉलिंग मेथड। पॉलिंग मेथड मैंने आपको बताया था, याद करो, है ना। कॉपर और टिन के लिए काम आता है मेटल ऑक्साइड की इंप्योरिटी को रिमूव करने के लिए, ठीक है ना। ग्रीन वुड स्टिक से अपन क्या करते हैं, मोल्टन कॉपर को एजिटेट करते हैं, तो जो हाइड्रोकार्बन, कार्बन और CO मिलते हैं वो मेटल ऑक्साइड को रिमूव करते हैं। ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको। पॉलिंग मेथड के बाद सेकंड मेथड है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड।
तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड में क्या करोगे, इम्प्योर कॉपर का तो आप बनाओगे एनोड, प्योर का बनाओगे कैथोड, और इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे आप कहां मिलेंगे, कॉपर सल्फेट। जब अपन इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे थे तो एनोड से कॉपर डिसोल्व हुआ था और कैथोड पे जाकर डिपॉजिट हुआ था, ये भी मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। एक एनोड बड मिला था, तो एनोड बड में कुछ मेटल्स थे, एजी था, एयू था, प्लेटिनम था, एसबी था, एससी था और टीई था। ये कुछ मेटल आपको एनोड बड की फॉर्म में मिले थे। अब देखो, ये जो आपने मेटलर्जी पढ़ी है ना, इस मेटलर्जी में आपने कहीं पर भी वाटर को यूज नहीं लिया, इसको बोलते हैं ड्राई मेटलर्जी। क्या बोल रहे हैं, ड्राई मेटलर्जी। अच्छा, इसमें आपने हाई टेम्परेचर यूज ले रहे हो, जैसे स्मेल्टिंग किया है, रोस्टिंग किया है, इसलिए अपन इसको बोल सकते हैं पायरोमेटलर्जी। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, पायरोमेटलर्जी। तो पायरोमेटलर्जी या ड्राई मेटलर्जी तब काम आएगी जब कॉपर के ओर में परसेंटेज ऑफ कॉपर आपकी 5% से ज्यादा हो, तब काम आती है। अब ये जो मैंने पूरा पढ़ा है ना, इसको एक बार मैं आपको आउटलाइन बनाता हूं, फिर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछना। तो ये पॉलिंग मेथड इलेक्ट्रोलाइटिक हो गया। अब अपन वापस इसको एक बार रिकॉल करते हैं पूरे को। बेटा रोस्टिंग के टाइम सारी इंप्योरिटी रिमूव नहीं होती, मेटल के जो ऊपर चिपकी वो निकल जाती है, जो अंदर है वो नहीं निकल पाती। हाँ, जो लास्ट 2% इंप्योरिटी बची थी ना, उसके लिए हमने इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किया है। चलिए एक बार मैं वापस पूरा आपको एक फ्लो डायग्राम में बताता हूं। देखो स्टार्ट करते हैं अपन। हमारा जो ओर था वो था CuFeS2, कॉपर पायराइटिस। सबसे सबसे पहले करेंगे अपन, देखिए, क्रसिंग ऑफ ओर, क्रस क्रिया। इसके बाद हम करेंगे कॉन्सेंट्रेशन, ये करेंगे फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। वो इसलिए करेंगे क्योंकि ये सल्फाइड ओर है, चेक करो, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रेटेड ओर आ गया हमारे पास। इस कॉन्सेंट्रेटेड ओर को हम क्या करते हैं, इसकी करते हैं रोस्टिंग, मतलब हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किया। तो जब हमने ये किया तो आपको क्या मिला, देखो, ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये वोलाटाइल ऑक्साइड मिले। ये वोलाटाइल ऑक्साइड वहां से रिमूव हो गए, ठीक है। फिर क्या हुआ, CuFeS2, ऑक्सीजन, ठीक है। क्या मिला, Cu2s, FeS और SO2। तो मेन रिएक्शन तो ये हुई, ठीक है ना। ये इसका रीजन भी मैंने बताया था कि मोस्ट ऑफ ऑक्सीजन सल्फर ले जाएगी। क्यों ले जाएगी, क्योंकि सल्फर की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी ज्यादा होगी। वो एफिनिटी ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन दोनों ही एक ही ग्रुप के, है ना। फिर कुछ माइनर रिएक्शन हुई, FeS ऑक्सीजन से कंबाइंड हुआ, बना FeO प्लस SO2। Cu2s कंबाइंड हुआ, O2 के साथ मिला Cu2O प्लस SO2। लेकिन ये माइनर है, लेस देन 1% रिएक्शन होती है ना, बहुत ही कम। अब देखो सुनो, ये रोस्टिंग हो गया। अब अपन करते हैं स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में क्या करेंगे, रोस्टेड और प्लस कोक प्लस सिलिका मिलाई, रोस्टेड और प्लस कोक प्लस सिलिका मिलाई, ठीक है ना। तो ऐसा करने से देखो हमें क्या हो गया, एट द एंड ऑफ स्मेल्टिंग हमें एक मोल्टन मास मिला। इस मोल्टन मास में Cu2s है और FeS है। Cu2s मेजर है और FeS माइनर है। इस मोल्टन मास को हमने एक नाम दिया था, कॉपरमेट बोला था। अब ध्यान दीजिए, जनरली हम स्मेल्टिंग मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के काम में लेते हैं, बट मेटल का ऑक्साइड तो एक तरह से यहां बना ही नहीं,
है ना। दो क्वेश्चन ध्यान से सुन लो। जनरली रोस्टिंग मेटल ऑक्साइड बनाने में काम आता है, बट यहाँ मेटल ऑक्साइड से ज्यादा मेटल सल्फाइड बन रहे हैं। इसलिए बन रहे हैं क्योंकि इसमें सल्फर कंटेंट बहुत ज्यादा, तो ज्यादातर ऑक्सीजन सल्फर ले गया, ठीक है ना। तो जब ऑक्साइड बना ही नहीं तो यहाँ आप ऑक्साइड का रिडक्शन कैसे कर पाएंगे, ठीक है। देन इसके बाद अपन आ गए थे बेसेमराइजेशन के अंदर, आगे। तो बेसेमराइजेशन में हमने क्या किया था, हमने मिक्स किया था SiO2 और हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां क्या हुआ था कि जो FeS थोड़ा बहुत अभी भी बचा पड़ा है वो कन्वर्ट हुआ FeO प्लस SO2, ये FeO कंबाइंड हुआ SiO2 के साथ, कन्वर्ट हो गया FeSiO3। फिर जो Cu2S है ये अब इसकी बारी आई, क्योंकि सल्फर भी चला गया, आयरन भी चला गया, अब इसकी बारी आई तो ये Cu2O बना। ये जो Cu2O है ये Cu2S के साथ कंबाइंड होकर बना रहा है कॉपर प्लस SO2। तो आपको यहां से मोल्टन कॉपर मिला। इस मोल्टन कॉपर में SO2 जो होती है वो डिसॉल्व्ड फॉर्म में होती है, ठीक है। इसको कूल करेंगे अपन, तो कूलिंग करने पर SO2 क्या होगी, रिलीज हो जाएगी और इसकी सरफेस पर कुछ ब्लिस्टर बन जाएंगे। इसको बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर, जो 98% प्योर होता है, यानी अभी भी 2% इसमें इम्प्योरिटी है। इसका फिर फाइनली अपन पोलिंग मेथड और अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड, इनसे कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये किया। अब देखो इसमें हमने कहीं पर भी वाटर यूज नहीं किया, हीट कर रहे हैं, यहाँ पर भी हीट कर रहे हैं, यहाँ पर भी हीट कर रहे हैं, यहाँ पर भी हीट कर रहे हैं, इसका मतलब टेम्परेचर का यूज कर रहे हो, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, पायरोमेटलर्जी बोलेंगे। तो पायरोमेटलर्जी या ड्राई मेटलर्जी या स्मेल्टिंग प्रोसेस एक ही बात है। इनका यूज अपन हाई ग्रेड के कॉपर ओर्स के लिए करते हैं। तो ये मैंने पूरी एक्सप्लेन कर दी आपको वापस एक बार। इसमें अब किसी को डाउट है तो बोलो। हाँ अभिषेक। सर जो आप स्मेल्टिंग करते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर कोक का क्या यूज आता है? कोक का यूज बेटा आपको टेम्परेचर जनरेट करना है, फ्यूल चाहिए हाँ कि नहीं चाहिए। हाँ। तो कोक यहाँ पे फ्यूल का काम करता है। जब रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता कोक, है बेटा, रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता कोक। ये मेटल ऑक्साइड बना ही नहीं तो रिड्यूस हाँ, किसको करेगा वो। तो और तो सर ये कोक जो को हम जलाएंगे तो हीट भी तो जनरेट होगी ना, वो हीट चाहिए कि हाँ, नहीं चाहिए हमें। और सर जो स्मेल्टिंग होती है उसके अंदर FeS इसलिए रिएक्ट करता है क्योंकि उसकी एफिनिटी ज्यादा है ऑक्सीजन के लिए। हाँ स्मेल्टिंग में जो, जी सर। अरे राजवीर CuFeS2 का डायरेक्ट इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कैसे करेगा, उसमें अभी तो Fe और सल्फर पहले से पड़े हैं। पहले तो उनको हटाएंगे आयरन और सल्फर को, बाद में तो कॉपर ऑब्टेन करेंगे ना। हाँ जैन साहब। सर ये जो बेसिमराइजेशन होता है इससे तो हम आयरन के प्योरिफिकेशन के लिए भी तो यूज करते हैं, तो फिर इसमें आयरन स्लैग के फॉर्म में क्यों ऑब्टेन होता है? देखो सुनो, आयरन की मेटलर्जी भी पढ़ेंगे अपन, उस टाइम आएगा। देखो इम्प्योरिटी का क्या फंडा होता है, जो चीज ज्यादा होती है वो तो हमारा हो गया और जो चीज कम होती है वो होता है हमारी इम्प्योरिटी। अभी कॉपर पायराइटिस के ओर में Fe कम है। अब जब आप आयरन की मेटलर्जी पढ़ेंगे हेमेटाइट से, तब वापस आएगा वहां पे भी बेसेमराइजेशन, ठीक ओके है ना। सर। एक क्वेश्चन था कि CuFeS2 का डायरेक्ट इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर दें। बेटा कैसे करेगा इलेक्ट्रो डायरेक्ट रिफाइनिंग, कैसे बनेगा इसका इलेक्ट्रोड।
इलेक्ट्रॉन दूसरे मेटल का बनेगा ना, मेटल कंपाउंड का थोड़ी बन जाएगा CuFeS2 का। तो ये आपने नोट कर लिया तो आगे चले। चलो देखो सुनो नेक्स्ट, ये हमने पढ़ी पायरोमेटलर्जी। तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं कि एक तो जब रोस्टिंग हुआ तो क्या मेटल का ऑक्साइड मिला? तो नहीं मिला भैया। हमें मेनली क्या मिला? Cu2S और FeS, क्योंकि सल्फर था, ज्यादातर सल्फर ऑक्सीजन को ले जाता है। फिर जब स्मेल्टिंग करते हैं, हाँ बिना पॉलिंग के इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर सकते हैं, लेकिन मेटल ऑक्साइड की इंप्योरिटी अगर आपको हटाना है तो पॉलिंग मेथड यूज लेना पड़ेगा, चित्रक सिंगल। क्योंकि अभी भी हो सकता है ना उसके अंदर Cu2 की कुछ इंप्योरिटी पड़ी हो। पॉलिंग मेथड हमने किसके लिए काम में लिया था? ऑक्साइड की इंप्योरिटी हटाने के लिए। और इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज है, याद करो एनोड मड की फॉर्म में कुछ आई थी, उनको हटाने के लिए किया था। तो दोनों यूज तो करनी पड़ेगी। हाँ अगर Cu2 नहीं है तो जरूरत नहीं है पॉलिंग मेथड की। अब देखो बेटा सुनो, अब बात करते हैं हाइड्रोमेटलर्जी। अब बात करते हैं अपन हाइड्रोमेटलर्जी। तो हाइड्रोमेटलर्जी अगर है, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि वाटर यूज लोगे तो वो ड्राई प्रोसेस था, तो ये वेट प्रोसेस हो जाएगा, है ना। ये क्या काम आता है बेटा? लो ग्रेड कॉपर ओर के काम आएगा, जिसमें कॉपर की परसेंटेज ज्यादा नहीं हो, है ना। आपकी परसेंटेज कम हो, 3% के आसपास, 2-3% के आसपास। तो देखो करते क्या है, जैसे इसमें जो है वो है Cu2S, ठीक है। एग्जैक्टली Cu2S को मैं ऐसे लिखता हूं, देखो Cu+1 2 और ये सल्फाइड है। हम क्या करते हैं, इसको ऑक्सीजन के एक्सेस में इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं। आप एयर के अंदर खुला छोड़ दो, ऑक्सीडेशन होता रहेगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ऑक्सीजन को चाहिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ऑक्सीजन को चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो वो करेगा क्या, देखो सुनो, वो कॉपर को भी ऑक्सीडाइज करेगा और सल्फर को भी ऑक्सीडाइज करेगा। देखो कैसे करेगा, ये जैसे कॉपर है, ठीक है, इस कॉपर को इसने कन्वर्ट किया Copper+2 के अंदर, Copper+1 से Copper+2 में गया, ठीक है साहब। और ये जो S-2 है, इसको वो कन्वर्ट करेगा इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन +6 में, तो -2 से +6, ठीक है, समझ में आ रही है बात? -2 से +6, तो चेंज 8 का आया। अब बेटा यहाँ 2 कॉपर है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, कर लिया, करने के बाद मुझे ये मिल गया, मिल गया नहीं मिल गया, तो टोटल मुझे क्या मिल गया, 10 इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है ना, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी एक मॉलिक्यूल नहीं, एक एटम, एक ऑक्सीजन का एटम क्यों लेता है, देखो सुनो, ऑक्सीजन के पास क्या होता है, 2 और 6, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, कन्वर्ट हो गया O-2 के अंदर, है ना। तो हमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन यूज लेना है, इसका मतलब हमें 2.5 O2 लेना चाहिए। 2.5 से मतलब क्या हो गया, 5 ऑक्सीजन आगे, आगे कि नहीं आगे, ध्यान दो बेटा, मैंने क्या बोला है, एक ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 5 ऑक्सीजन ले लीजिए आप, तो 5 इसको मैं ऐसा कर देता हूं, देखो मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं, तो 10 इलेक्ट्रॉन कहां आ गए, ऑक्साइड बन गया। अब ये जो ऑक्साइड बना वो क्या करेगा, देखो सुनो, वो एक कॉपर के साथ कंबाइंड हो गया, हो गया, टोटल 5 ऑक्साइड बने थे, उसमें से एक तो यहां काम आ गया, बच गए 4, ठीक है ना। तो सल्फर +6 और 4 O-2, इन दोनों को जोड़ के लिखो क्या बनेगा, इसको बन जाएगा SO4-2, ये बना SO4-2। ये जो SO4-2 है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक कॉपर अभी भी पड़ा है, तो क्या बना फाइनली रिएक्शन में, CuO और CuSO4। बेटा एक बार वापस सुन लो,
जो मैंने बोला है, सुनो। देखो साहब, हम अभी पढ़ रहे हैं हाइड्रोमेटलर्जी या वेट प्रोसेस। क्या करते हैं कि ये कॉपर का एक अच्छी क्वालिटी का ओर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको एयर के अंदर खुला छोड़ देते हैं और इसके अंदर कंटिन्यूअसली वाटर का इरिगेशन करते रहते हैं, पानी डालते रहते हैं इसके अंदर, ठीक है। और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पर कॉपर का भी ऑक्साइड बना और कॉपर का सल्फेट भी बना। अब एक लाइन में जो बोल रहा हूं ये पूरी केमिस्ट्री में बहुत काम आएगी कि एक ऑक्साइड एटम, सॉरी एक ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो पहले में 2, दूसरे में 6, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो एक ऑक्सीजन का एटम 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब सुनना ढंग से, ये जो मैंने और लिखा है Cu2s, इसमें 2 तो कॉपर है और 1 सल्फर है, 2Cu+1, 1 S-2। ये करेगा क्या, कॉपर +1 को कन्वर्ट कर रहा है कॉपर +2 में, तो +1 से +2 चेंज, 1 का आया। 2 कॉपर होंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए इसने, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। समझ में आ गया। अब यही S-2 S+6 में गया, तो -2 से +6 चेंज कितने का आया, देखो +6 -2 चेंज कितने का आया, 8 का। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां लूज हुए, 8 इलेक्ट्रॉन यहां लूज हुए, टोटल 10 हुए। एक ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो 10 को लेने के लिए 5 ऑक्सीजन आपको एटम की फॉर्म में लेनी है, या मैं कह सकता हूं 2.5 O2 ले लो, तो 2.5 O2 में अपना आप ही क्या हो गया, 5 ऑक्सीजन होगी, एक में 2 होती है तो 2.5 में 5 होगी। ये 5 ऑक्साइड आयन मिल गए मुझे, 5 में से एक ऑक्साइड आयन इस कॉपर प्लस के साथ कंबाइन हुआ +2 के साथ, बन गया Cu। अब बचा हुआ जो 4 ऑक्साइड आयन है, वो 4 ऑक्साइड आयन इसके साथ कंबाइंड हुए, तो एक में 4 ऑक्सीजन, सल्फेट बन गया। अब टोटल 4 जोड़ो, +6, ये -8, तो +6 और -8 कितना बन गया, -2। इस सल्फेट को न्यूट्रलाइज करने की हमारे पास कॉपर +2 एक और पड़ा है, एक यहाँ काम है एक, तो ये बनी रिएक्शन। तो ये आपको समझ में आ गया भैया, मैंने पूरा समझा दिया कि वो कैसे रही है, क्या करना है। अब क्या करेंगे कि ये जो कॉपर सल्फेट यहाँ पे बना, इस कॉपर सल्फेट को अपन Fe से रिएक्ट करवाते हैं, तो Fe कॉपर से कंपैरेटिवली मोर रिएक्टिव होता है, अभी आपने सीखा था। तो बीइंग मोर रिएक्टिव, ये क्या करेगा, इस कॉपर को यहां से हटा देगा और ये कॉपर आपको इस तरह से मिल गया। तो ये अपन पढ़ेंगे, अपना चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां पर बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये कॉपर इस तरह से आपको मिल सकता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि जिंक जो होता है वो Fe से भी ज्यादा रिएक्टिव है ना, बट हम जनरली यहाँ पे यूज नहीं लेते। तो बेटा जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ना, CuO का क्या हुआ, हाँ उसका भी बताते हैं बेटा, उसका भी बताते हैं, सुनो 1 मिनट। तो आपको बोला कि जिंक क्यों नहीं यूज लिया, तो जिंक बेटा आपको जब भी मेटलर्जी में ऐसा क्वेश्चन है, एक ही आंसर देना है कि साहब खर्चा ज्यादा लग जाए इसलिए अपन यूज नहीं ले रहे। ये तो मैंने कॉपर सल्फेट की बात कर ली। अब ये जो CuO है, इसको आप क्या कर सकते हो, इसको या तो आप कार्बन से ट्रीट कर दो, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये बताइए मैंने। या आप ऐसा करो, ये CuO है, इस H2SO4 के साथ ट्रीट करो, तो देखो ये भी क्या हो जाएगा, इस तरह से कन्वर्ट हो गया CuSO4 + H2O के अंदर। तो अब ये कॉपर सल्फेट बन गया, कॉपर सल्फेट वापस इस तरह से काम आ जाएगा। तो ये लो ग्रेड और का क्वेश्चन 12th में भी आपके कई बार आ चुका है, ठीक है ना। भैया ये नोट कर लें आप। हाँ मुदिता, सर ये S-2 को S+6 में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए ना, तो फिर ये बेटा यहाँ रिएक्शन पे कैसे आप होगी? एक बात सुनो, ऑक्सीजन एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ज्यादा से ज्यादा, तो उसने सारे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, उसको +6 में ले आया। सल्फर की आइएस कहां तक जा सकती है, +6 में जा सकती है ना। यस सर।
तो क्या कर सकता है वो उसको निकाल लेगा। भी तो सर ऑक्सीजन, मतलब हाँ बोलो बोलो। ऑक्सीजन ने उसको इतनी एनर्जी दी कि उसने वो S+6 में कन्वर्ट हो गया। हाँ ऑक्सीजन की क्या हुआ भाई, ऑक्सीजन देखो आपने देखा होगा पीरियड टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, सेकंड है ऑक्सीजन, है ना। अब ऑक्सीजन को जितने इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं वो ले लेगा, तो सल्फर के जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करवा सकता है उसने लूज करवा लिए। तो ये इसके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर के कारण है। ओके सर। चलिए ये आपने लिख लिया। आप एक्चुअली क्या कर रहे हो बेटा, ये इसको लंबे टाइम तक खुला छोड़ रहे हो। मुदिता जोशी ध्यान से सुनो वापस। तो लंबे टाइम तक क्या होगा कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो जब अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, तो अवेलेबिलिटी जब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की, तो क्या करेगा वो हर एक एलिमेंट को उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन तक लेके जाएगा, ठीक है ना। आपने एयर के अंदर खुला छोड़ रखा है, खुला छोड़ रखा मतलब ऑक्सीजन आपने एक्सेस में दे रखी है, तो ऑक्सीजन जितनी ज्यादा मिलेगी उसका ऑक्सीडेशन उतना ही ज्यादा होगा, तो वो उसको हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक ले चला जाता है उसको। अब देखो बेटा कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉपर। देखो एक तो काम आता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि इस दुनिया में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के मामले में एजी सबसे अच्छा है, फिर कॉपर है, फिर गोल्ड है ना। सबसे अच्छी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है एजी की, फिर कॉपर की, और सबसे कम होती है एयू की। यानी कॉपर की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो सेकंड हाईएस्ट है, ठीक है। फिर देखो बेटा नेक्स्ट, रिएक्शन विद एयर। आप कॉपर को लॉन्ग टाइम तक एयर के अंदर खुला छोड़ दो। अब देखो एयर के अंदर क्या क्या मिलना है हमारा आपको, देखो एयर के अंदर ऑक्सीजन पड़ी है, एयर के अंदर CO2 पड़ी है, एयर के अंदर आपका वाटर कंटेंट भी है, मॉइस्चर कंटेंट होगा। तो क्या होगा वो मिलके बना देगा CuCO3 CuOH2, इसको बोलते हैं मेलेकाइट ग्रीन। तो कॉपर के बर्तनों पर जो हरे रंग की जो परत बनती है, तो कॉपर एटमॉस्फेयर के अंदर ये जो कंपाउंड्स है O2 CO2 H2O उनके साथ रिएक्ट करता रहता है, और ये करते करते वो मेलेकाइट ग्रीन में कन्वर्ट हो गया आपका इस तरह से, ठीक है ना। तो ये बात हुई। फिर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। देखो यहां मैंने लिखा एयर, तो एयर के अंदर तो सब आ गए जो जो कंपोनेंट है, अब सिर्फ ऑक्सीजन के साथ करवानी है। तो देखो ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, सबसे पहले बनेगा क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है ना। ये होता है रेड कलर का। ये जो Cu2O है, अगर ऑक्सीजन और मिली इसको एक्सेस में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CuO के अंदर, ये आपका रेड से ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर आप इस क्यूप्रिक ऑक्साइड को हीट करते हो वापस, ठीक है ना, मोर देन 1100 केल्विन से ज्यादा पे अगर लेते हो, तो ये वापस टूट जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। क्योंकि हर ऑक्साइड को आप हाई टेम्परेचर पे ले जाके तोड़ सकते हो। तो पहले जैसे क्यूप्रिक ऑक्साइड क्यूप्रस में कन्वर्ट हो गया, इसको और हीट करो तो ये वापस टूट सकता है। तो ये रिएक्शन जेई में आ चुकी है भैया, IIT जेई में पूछी जा चुकी है। लिमिटेड सप्लाई में बना क्यूप्रस, जैसे कार्बन का आप लिमिटेड सप्लाई में ऑक्सीडेशन करो तो बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और जब आप ऑक्सीजन ज्यादा दे देते हो तो वो मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो अभी पहले बना क्यूप्रस, फिर बना क्यूप्रिक। इस क्यूप्रिक को अगर आप और हीट करोगे तो वापस ऑक्सीजन निकल सकती है, मतलब उल्टी चलने लग जाएगी रिएक्शन ये, है ना। आपने एल्यूमिनियम डायग्राम में देखा था कि एक ऑक्साइड को आप हाई टेम्परेचर पे ले जाना शुरू कर दोगे, वो टूटना शुरू हो जाता है वापस। अब देखो जेई में एक बार क्वेश्चन आया था, ये नोट्स में वैसे सारे लिखे हुए, है ना, आप नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं।
देखो सुनो, क्वेश्चन ये था कि विच विल प्रोड्यूस कॉपर व्हेन इट इज हीटेड विद Cu2O। ये क्वेश्चन था कि Cu2O के साथ सॉरी Cu2S है ना, विच विल प्रोड्यूस कॉपर व्हेन इट इज हीटेड विद Cu2S। Cu2S के साथ हीट करने पर कौन कॉपर दे सकता है? तो एक ऑप्शन तो दिया था इसने Cu2O, एक दिया था CuO, एक दिया था कॉपर सल्फेट, एक दिया था CuFeS2। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ना, तो एक से ज्यादा आंसर सही है इसमें, है ना। तो नैना, मदान, अर्चिता आराम से सोच के दीजिए, एक से ज्यादा सही है। अमीषा जैन, एक से ज्यादा सही है। चलिए समझ लेते हैं। देखो इसमें तो कहीं दिक्कत ही नहीं है, Cu2S Cu2O कॉपर मिला, सेल्फ रिडक्शन हो गया। ये कैसे दे देगा? देखो ये CuO है, हीट करोगे आप, अभी सीखा था थोड़ी देर पहले, ये कन्वर्ट हो गया था Cu2O प्लस O2 के अंदर। तो देखो यहाँ पर भी क्या मिल गया, CO2 मिल गया ना इससे भी, और ये CO2 फिर काम कर जाएगा इस तरह से। इस तरह से देखो कॉपर सल्फेट है, इस कॉपर सल्फेट को हीट करें तो देखो बेटा दुनिया में सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये चार याद रखें, है ना। 11th में हमने इनको कुछ नाम दिया था, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। क्या नाम दे रखा था हमने इसको? क्या नाम दे रखा था बोलो? हाँ जी, चंडाल चौकड़ी बोला था। ये ऐसे चंडाल चौकड़ी है जिनके नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, कार्बोनेट्स टूटते नहीं, सिर्फ ये चार, बाकी सबके टूटते हैं। तो अभी ये कॉपर उनमें से नहीं है, ये कॉपर टूटता है, देखो कैसे, CuO प्लस SO3 पढ़ेंगे अपन वैसे आगे पी ब्लॉक के अंदर। ये CuO वापस टूट जाएगा किसके अंदर? Cu2O प्लस O2। तो देखो यहां से भी CO2 बन गया। तो बेटा A भी दे देगा, B भी दे देगा और C भी दे देगा, D नहीं देगा क्योंकि D तो सीधा ही और ही है उसका अभी तक, है ना, क्योंकि ये Cu2S और ये CuFeS2 है ना। तो ऑक्सीजन तो कहीं है ही नहीं, ना इसमें ना इसमें। ये जेई में आया क्वेश्चन है मल्टीपल के अंदर। दुनिया में सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, इनको छोड़ के बाकी किसी के भी कार्बोनेट को हीट करो CO2 देंगे, बाकी किसी के भी नाइट्रेट को हीट करो NO2 देंगे, CO2 NO2, और सल्फेट को हीट करते हो तो SO3 बन जाती है ना, ये ध्यान रखना है। तो बेटा ये कॉपर की मेटलर्जी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी पूरी। अब कॉपर की मेटलर्जी में एक बात ध्यान सुन लो, हमने ये बोला कि कॉपर की मेटलर्जी में जब रोस्टिंग करवाते हैं तो ध्यान रखना मेटल ऑक्साइड नहीं बनता, वहां मेनली SO2 बनता है, क्योंकि सल्फर की एफिनिटी ज्यादा है ऑक्सीजन के लिए इन कंपैरिजन टू Fe एंड कॉपर। तो ये एक अलग था पॉइंट, पहले आया हुआ है, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर स्मेल्टिंग जब हमने की थी तो स्मेल्टिंग में हमने ये देखा था कि जनरली हम मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं, लेकिन रोस्टिंग में तो आपका बना ही नहीं ऑक्साइड, तो स्मेल्टिंग सिर्फ और सिर्फ आयरन की इंप्योरिटी को फेरस सिलिकेट की फॉर्म में हटाने में काम आता है। तो ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। तो बेटा आज हमने कॉपर की मेटलर्जी को डिस्कस कर लिया पूरा। अब देखो बेटा आज डेट 7 है, तो मैंने 7 तक फीस का बोला था, तो कल क्लास में उन्हीं को अलाउ करूंगा जिनकी फीस डिपॉजिट हो चुकी या जिनके पेरेंट्स से मेरी बात हो चुकी, ठीक है ना। तो कल से सिर्फ वही क्लास अटेंड कर पाएंगे, ठीक है। तो किसी को अगर रिकॉर्डिंग चाहिए, जनरली मैं ये जो वीडियो है वो अब मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ, तो आप देखना चाहो तो देख लेना। ओके बच्चों।